हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम हमारे कंसोलिडेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। मुझे पता है कि मैं ये वाला लेक्चर काफ़ी दिनों के बाद ले रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा गला ख़राब हो गया था, उसकी वजह से मैं लेक्चर नहीं ले पा रहा था। पर आज हम कंसोलिडेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो तो आप पिछले वाला लेक्चर देख सकते हैं, पर ये वाला टॉपिक जो मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ ये पिछले वाले से रिलेटेड नहीं है, ये नया है। हाँ, ये ज़रूर है कि कंसोलिडेशन की ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे या कुछ कंसेप्ट सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो आपको अगर पुराने कंसेप्ट अच्छे से आते हैं तो नए वाले कंसेप्ट सीखने में आपको बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। अब हम जो आज टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, या जिसको हम कंसोलिडेशन रेशो का नाम भी देते हैं। ये डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या होती है? कंसोलिडेशन रेशो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसको कंसोलिडेशन रेशो का हम नाम दे देते हैं। जब जैसे हम इसको और आगे अब देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों इसको कंसोलिडेशन रेशो कह रहे हैं। रेशो क्यों रेशो कह रहे हैं कंसोलिडेशन की, कंसोलिडेशन रेशो क्यों ये नाम हम इसको दे रहे हैं, ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। पर जो इसका ज़्यादा प्रचलित नाम है दैट इज़ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जिसको हम ऐसे परसेंटेज यू ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये होता क्या है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन? ये होता है कि टोटल कंसोलिडेशन जितनी भी होनी थी, कंसोलिडेशन मतलब जैसे कि आपको पता है, पर फिर भी मैं चीज़ों को ब्रशअप कर रहा हूँ ताकि ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में एक दूसरे के साथ चीज़ें जुड़ती रहें। कंसोलिडेशन अगर सिंपल मैं कह रहा हूँ कंसोलिडेशन, उसका मतलब है मैंने ऊपर एक स्टैटिक लोड लगाया हुआ है सैचुरेटेड सॉइल के ऊपर, स्पेशली फाइन ग्रेन सॉइल के ऊपर। उसकी वजह से सॉइल सेटल हो रहा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है ना। लेबोरेटरी में करेंगे तो कुछ दिन, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम सॉइल मेरा सेटल कर रहा है। कौन सा? फुली सैचुरेटेड सॉइल। मैंने ऊपर एक स्टैटिक लोड लगाया हुआ है, ठीक है, वो लोड पड़ा हुआ है, उसको हटा नहीं रहा मैं, वो लोड पड़ा हुआ है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरा जो सॉइल है वो सेटल करने लग जाएगा। कौन सा? फुली सैचुरेटेड सॉइल, स्पेशली क्लेई सॉइल, उसमें कंसोलिडेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। फाइन ग्रेन सॉइल में, फाइन ग्रेन में भी, क्लेई सॉइल में नो। अब कंसोलिडेशन अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो ऑफ कोर्स आपको समझ आना कि सेटलमेंट की बात हो रही है क्लेई सॉइल्स की, सेटलमेंट की बात हो रही है क्लेई सॉइल्स की, फुली सैचुरेटेड क्लेई सॉइल्स की, जब ऊपर एक स्टैटिक लोड लगाया हुआ है, ठीक है। अब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मतलब, या जिसको कंसोलिडेशन रेशो भी बोल रहे हैं, उसका मतलब कि जितनी कंसोलिडेशन टोटली हो जानी थी उसकी कितनी परसेंटेज अब हो रही है। अब मतलब जिस भी टाइम पे आप बात कर रहे हो, मान लीजिए 1 साल के बाद मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, टोटल कंसोलिडेशन होनी थी 70 mm इन 3 years, ठीक है। 1 साल के बाद मान लीजिए हो गई 50%, ठीक है ना। धीरे धीरे कंसोलिडेशन का रेट कम होता रहता है, तो 1 साल के बाद लेट्स से 50% होगी, ठीक है ना। 50% हुई तो मतलब टोटल 70 mm होनी थी, 50% उसकी हुई है मतलब 35 mm होनी है। अगर 70 mm का 50% ऑफ कोर्स कितने हो गया? 35 mm। या इसको मैं ऐसे भी अगर सही तरीके से आपको बताऊं कि परसेंटेज यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल 70 mm होनी थी। अब एट t इज इक्वल टू 1 year मैं परसेंटेज यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, टोटल होनी थी 70 mm, अब कितनी हुई है 1 साल के बाद? 35 mm। तो 35 mm बाय 70 mm कितनी हुई? 1/2 इक्वल टू इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। तो परसेंटेज यू कितना हुआ? 50%। मतलब टोटल जितनी भी सेटलमेंट होनी थी किसकी? प्राइमरी कंसोलिडेशन की। प्राइमरी कंसोलिडेशन से रिलेटेड जितनी भी सेटलमेंट होनी थी उसकी कितनी परसेंटेज अब हो रही है? अब मतलब किसी भी टाइम पे, 1 साल 2 साल, ठीक है, 10 दिन, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, या प्रैक्टिकली आप किस टाइम पे इंटरेस्टेड हो उस पे, उस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग हम जब भी परसेंटेज यू कैलकुलेट करेंगे ना
किसी एक टाइम के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट करेंगे। एट टी इज इक्वल टू 1 ईयर, अब लोड लगाया 1 साल के बाद, एट टी इज इक्वल टू 1 ईयर, एट टी इज इक्वल टू 10 डेज, एट टी इज इक्वल टू 1 मंथ। ठीक है ना, इस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग जिस भी टाइम पे मैं इंटरेस्टेड हूं, उस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग अब कितनी सेटलमेंट हो गई विद रिस्पेक्ट टू टोटल सेटलमेंट, उसको परसेंटेज की फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसको मैं परसेंटेज यू का नाम दे रहा हूं, जिसको मैं इनवर्डिंग डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन या कंसोलिडेशन रेशो का नाम दे रहा हूं। अब आपको रेशो समझ लग गया, रेशो है ये कितनी सेटलमेंट हो गई, डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है, सेटलमेंट इन टाइम टी। ठीक है ना, कितनी सेटलमेंट हो गई उसकी रेशो है विद रिस्पेक्ट टू टोटल कितनी हो जानी थी, डेल्टा बड़ा एच। ये क्या है, अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट है डेल्टा एच बड़े वाला, डेल्टा छोटे वाला एच अब कितनी हो गई इन टाइम टी, वो है दिस डेल्टा स्मॉल एच। तो परसेंटेज इक्वल टू डेल्टा एच बाय डेल्टा एच, इसको परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे हर एक चीज़ को जब परसेंटेज की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इंटू 100 करते हैं, वैसे इसमें भी परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल मैथमेटिक्स है, इंटू 100 करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये कुछ ऐसे, ये कुछ डेफिनेशन इसको रटना नहीं है, बस समझना है। ठीक है, रटना मत इसको। ये क्या है, इट इज अ पैरामीटर दैट डिनोट्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अल्टीमेट कंसोलिडेशन हैज अकर्ड ड्यूरिंग स्टिपुलेटेड टाइम, जिस भी टाइम की आप बात कर रहे हो। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन अपने हिसाब से ही लिखी है। ठीक है, आपको इसकी 1000 डेफिनेशन मिल जाएंगी। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, पर कहने की बात है कि किसी बुक में कोई डेफिनेशन, किसी बुक में कोई डेफिनेशन हो सकता है, किसी बुक में वैसे कोई ना कोई डेफिनेशन तो डेफिनेटली हर एक बुक में होगी। पर कहने का ये मतलब है कि इसको रटना मत, हो सकता है एग्जाम में कोई डिफरेंट वर्डिंग आ जाए, फिर बस समझ लो बात को। ठीक है ना, इट इज अ पैरामीटर दैट डिनोट्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अल्टीमेट कंसोलिडेशन। अल्टीमेट कंसोलिडेशन क्या थी, डेल्टा एच बड़े वाला, इसकी कितनी फ्रैक्शन ऑफ अल्टीमेट कंसोलिडेशन हैज अकर्ड ड्यूरिंग स्टिपुलेटेड टाइम इन टाइम टी, जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ, उसकी कितनी सेटलमेंट अब हो गई इन टाइम टी डेल्टा एच। ठीक है, ये तो जो मैंने आप ये वाला फॉर्मूला लिखा ना, परसेंटेज इक्वल टू डेल्टा एच बाय डेल्टा एच, डेल्टा छोटे वाला एच डेल्टा बड़े वाला एच इंटू 100, ये तो सबसे पॉपुलर मेथड है परसेंटेज यू, जिसको मैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन बोल रहा हूँ, इसको रिप्रेजेंट करने का। पर और भी तरीके हैं परसेंटेज यू को रिप्रेजेंट करने के, 2 और फॉर्मूले हम करेंगे। ठीक है, जनरली इसके 3 फॉर्मूलाज ज़्यादा पॉपुलर हैं, पहले वाला हमने कर लिया, 2 और करेंगे। हो सकता है पेपर में, देखिए ये 3 फॉर्मूलाज तो पेपर के विद रिस्पेक्ट टू आपको करने ही करने हैं जो मैं कराऊंगा, पर मान लीजिए हो सकता है कोई और चौथा फॉर्मूला आ जाए। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप बिल्कुल बेसिक्स पे स्टिक रहना, आप कर लोगे। ठीक है ना, ये तो जो मैं आपको 3 फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, दिस इज बेस्ड ऑन जो पहले किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे उसके बेसिस पे मैं आपको 3 फॉर्मूलाज बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिस ये 3 फॉर्मूला से हटके हो, फिर ठीक है, गेट वाले ऐसा चीज़ करते हैं, उनको नए क्वेश्चन पूछने में मज़ा आता है। ठीक है ना, ताकि बंदे की अंडरस्टैंडिंग देख रहे कि वो किस हद तक उसने कंसेप्ट को पकड़ा हुआ है। ठीक है, बेसिक्स कितने क्लियर हैं, तो आप बिल्कुल बेसिक्स पे जाना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बेसिक्स क्या है कि ये बता रहा है कि टोटल इतनी सेटलमेंट होनी थी, उसकी कितनी सेटलमेंट अब हो गई है। बेसिक ये है, इस बेसिक को पकड़ के रखना। कोई नया क्वेश्चन आ गया, नया फॉर्मूला आ गया, नए फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन आ गया जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा, किसी बुक में नहीं लिखा, कहीं पे नहीं लिखा, आप क्रैक कर लोगे क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रांग है। देखिए मैं यहाँ पे ना, आप ध्यान अगर दें, मैं एक एक चीज़ पे जो बिल्कुल बेसिक है उस पर कितना ज़ोर दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ, ताकि अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाए ना, नया फॉर्मूला कोई आ जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, किसी वो फॉर्मूला लग रहा हो कि जो आपने पढ़ा ही ना हो, वो आपसे हो जाएगा। इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ताकि बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स जो है ना, वो आपको पूरे क्लियर कर दूँ। ठीक है ना, पूरे क्लियर। तो ये मैंने पहला वाला फॉर्मूला आपको करा दिया, 2 और फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ। अब वो देखिए, अब जो सेकंड फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ मैं परसेंटेज यू का, दिस इज बेस्ड ऑन पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर के बेसिस पे हम इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं। देखिए
जब कंसोलिडेशन स्टार्ट हो रही है तब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कितना है, यूआई, ठीक है, उसको हम यूआई से डिनोट कर रहे हैं। मैंने जब आपको करा रहा था तब मैं आपको डेल्टा यूआई करके रिप्रेजेंट कर रहा था, पर अब हम बारी बारी डेल्टा लिखते रहे, उससे थोड़ा सा आसान ना आने के लिए डेल्टा को मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, सिंपल लिख रहा हूँ यूआई। यूआई इसमें क्या है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, ठीक है, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो की जब मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, इसको बहुत ही ध्यान से आप देखो, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर नहीं है ये, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो कि हमने ऊपर से लोड लगाया उसकी वजह से हो रहा है। ऑफ कोर्स ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा सिग्मा के इक्वल, जो हमने ऊपर लोड लगाया उसके इक्वल होगा ये, ठीक है। तो यू आई विच इज एक्सेस पोर वाटर प्रेशर एट टी इक्वल टू जीरो, जब हमने लोड लगाया ऊपर तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर एट टी इक्वल टू जीरो कितना हो रहा है, डेल्टा सिग्मा यू आई, ठीक है। जब कंसोलिडेशन पूरी तरह कंप्लीट हो गई तब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, जीरो। क्यों, उसी को तो हम बोल रहे हैं कि कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गई जब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो डेवलप हुआ था वो पूरे का पूरा सॉलिड्स पे ट्रांसफर हो गया, व्हेन ui इज इक्वल टू डेल्टा सिग्मा बार। जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप हुआ था वो पूरे का पूरा टाइम के साथ कन्वर्ट हो गया इफेक्टिव स्ट्रेस में, उसी को तो हम बोल रहे हैं कि कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गई। तो ओवरऑल कितना कितना पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट हो रहा है, यूआई। यूआई वो पोर वाटर प्रेशर है जो डिसिपेट होगा जब कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गई। कंसोलिडेशन जब स्टार्ट हुई तब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर था यूआई, जब हो गई तब एक्स जीरो होगा, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर तो मतलब ये मैं ऐसे कहूं कि पोर वाटर प्रेशर कितना चेंज हुआ, यूआई। क्यों, पहले यूआई था फिर बाद में जीरो हो गया, तो यूआई माइनस जीरो किसके इक्वल होता है, यूआई के इक्वल, ठीक है। तो इसको मैं सीधा यूआई लिख रहा हूं, यूआई माइनस जीरो की जगह। तो यूआई टोटल पोर वाटर प्रेशर कितना डिसिपेट होना है, यूआई, ठीक है। अब फिलहाल कितना हुआ, मान लीजिए जिस भी टाइम पे आप बात कर रहे हो, ठीक है, एट एनी टाइम, दिस एट एनी टाइम, एट टाइम टी, जिस भी टाइम की आप बात कर रहे हो, ठीक है। मान लीजिए 1 साल पे बात कर रहा हूँ मैं, 3 साल में होनी है तो 1 साल पे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि कितनी मेरी परसेंटेज यू है, व्हाट इज़ माई कंसोलिडेशन रेशो, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो वाला परसेंटेज यू अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो टोटल तो मुझे पता लग गया यू आई होना है, पर 1 साल के बाद मान लीजिए दिस यू आई वॉज लेट्स से 20 किलो पास्कल, ठीक है, ऊपर से मैंने 20 किलो पास्कल का लोड लगाया था, तो 20 किलो पास्कल था। धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो रहा है, धीरे 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 जो डेल्टा यू है वो डेल्टा सिग्मा बार में कन्वर्ट हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, डेल्टा यू किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो डेल्टा सिग्मा बार। तो डेल्टा यू जितना डिसिपेट हो गया उस हिसाब से उतनी सेटलमेंट हो गई। तो मतलब मेरे को ये देखना है कि कंसोलिडेशन कितनी हुई, उसको देखने के लिए ये देखना है कि पोर वाटर प्रेशर कितना डिसिपेट हो गया, उस हिसाब से सेटलमेंट होगी, उसी हिसाब से वो ट्रांसफर करेगा स्ट्रेस को इफेक्टिव स्ट्रेस में, उस हिसाब से ऑफ कोर्स सेटलमेंट होगी, राइट। तो मेरे को ऊपर ये देखना है कि पोर वाटर प्रेशर कितना डिसिपेट हो गया, उतनी सेटलमेंट हो रही है। कितना डिसिपेट हो गया, मान लीजिए पहले यूआई था एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, अब हो गया यू, तो कितना हो गया यूआई माइनस यू, इतना डिसिपेट हो गया यूआई माइनस यू। तो जितना डिसिपेट हो गया, जैसे जैसे डिसिपेट हो रहा है पोर वाटर प्रेशर वैसे वैसे सेटलमेंट हो रही है। तो यूआई माइनस यू डिसिपेट हो गया, उस हिसाब से सेटलमेंट हो रही है। दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू डेल्टा स्मॉल एच एंड दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू डेल्टा बिगर एच, डेल्टा एच बड़े वाला, दिस इज डेल्टा एच छोटे वाला।
तो ये तो ऑफ कोर्स अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये आपको जस्ट समझाने के लिए था। तो यू क्या है, ये वाला यू जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज व्हाट, दिस इज पोर वाटर प्रेशर, दिस इज पोर वाटर प्रेशर एट टाइम टी, जिस भी टाइम की आप बात कर रहे हो, ठीक है, एट टाइम टी, मान लीजिए टी इज इक्वल टू 1 ईयर, टी इज इक्वल टू 3 मंथ्स, जो भी, ठीक है ना। तो वहाँ पे दिस इज पोर वाटर प्रेशर, इतना यू आई माइनस यू डिसिपेट हो गया। यू है, यू आई पहले था इट इज इक्वल टू 0, यू अब है, तो यू आई माइनस यू डिसिपेट हो गया। जितना डिसिपेट हो गया उतनी सेटलमेंट हो गई। पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट हो रहा है, साथ ही साथ सेटलमेंट हो रही है, दोनों चीज़ों साथ साथ हो रही हैं, दोनों चीज़ों साइड बाय साइड चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितना डिफरेंस हुआ वही सेटलमेंट हुई। दिस वॉज ऑन द बेसिस ऑफ पोर वाटर प्रेशर। तो अब अगर मैं इसको बेस्ड ऑन पोर वाटर प्रेशर की जगह पे अगर मैं करूँ बेस्ड ऑन वॉइड रेशो, क्योंकि बेस्ड ऑन वॉइड रेशो भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं बेस्ड ऑन वॉइड रेशो। दिस विल बी आर नंबर 3 फॉर्मूला, दिस वॉज नंबर 2, दिस विल बी नंबर 3, ठीक है। बेस्ड ऑन वॉइड रेशो अगर मैं बात करूं कि हमारी कितनी सेटलमेंट हो जाएगी, तो वो कुछ ऐसी होगी कि अब आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि शुरुआत में जो भी वॉइड रेशो थी, मान लीजिए ई नॉट है वो, ठीक है, कुछ भी होगी, ठीक है, लेट्स यूज सम डिफरेंट मार्कर, ई नॉट, ठीक है, ये थी शुरुआत में वॉइड रेशो। जब हमने कंप्रेशन शुरू किया, उसका ऊपर से लोड लगाया, उसकी वजह से कंप्रेशन शुरू हुआ, तो तब जब अभी शुरू हुई नहीं है, जस्ट हो रही है एट इक्वल टू 0, तब ई नॉट है, ई नॉट 0, ई नॉट मतलब ई 0% कंसोलिडेशन के ऊपर जो भी वॉइड रेशो थी वो ई नॉट है, ठीक है, एट वॉइड रेशो एट टी इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं बढ़ा चढ़ा के कुछ भी लिख सकता हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। बढ़ा चढ़ा के अगर वर्डिंग क्वेश्चन में आई तो आप कर लोगे, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर हैं। अभी मैं आपको कंफ्यूज करने लग जाऊँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वॉइड रेशो अगर मैं बढ़ा चढ़ा के कोई इधर वर्डिंग लिख भी दूँ, पेपर में डिफरेंट वर्डिंग आगे, फिर ठीक है ना, गेट वाले आपके नोट्स देख के क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन बनाएंगे। वॉइड रेशो एट, ये दिस इज यस, वॉइड रेशो एट लेट्स से टी इक्वल टू 0, जब कंसोलिडेशन स्टार्ट हो रही है, ई नॉट जब हो गई, माई मार्कर हियर इट इज ई 100, दिस इज वॉइड रेशो जब पूरी कंसोलिडेशन हो गई एट टी। अब ध्यान दीजिए, पोर वाटर प्रेशर तो मैंने कह दिया था 0 हो जाएगा जब कंसोलिडेशन होगी, पर इधर मैं कह रहा हूं ई 100 वॉइड रेशो एट टी। वॉइड रेशो 0 नहीं होगी, ध्यान दीजिए। वॉइड रेशो क्या होती है, ई इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉइड कुछ ना कुछ तो रहेगी ना, सॉलिड पूरी का पूरा पत्थर में थोड़ी ना तब्दील हो रहा है हमारा सॉइल, उसके अलग अलग पार्टिकल्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ जगह तो रहेगी, अलग अलग पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ जगह तो रहेगी, ठीक है। पत्थर में थोड़ी ना तब्दील हो रहा है ना, सॉइल है यार, सॉइल के अलग अलग पार्टिकल्स हैं, उसमें जगह है, उस जगह को हम वॉइड बोल रहे हैं। वॉइड मतलब खाली जगह, जनरल इंग्लिश का वर्ड, उसको हमने सॉइल मैकेनिक्स में अडॉप्ट कर लिया, तो जगह तो रहेगी। हमने सॉइल को दबाना शुरू किया एक लिमिट पे, जब वो और दब नहीं रहा, ठीक है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर निकलता गया, अब और नहीं दब रहा, जब अब और नहीं दब रहा प्राइमरी कंसोलिडेशन की वजह से, तब हम कह रहे हैं ई 100। उस पॉइंट पे जो भी वॉइड रेशो है उसको हम क्या करें, ई 100, ठीक है। तो टोटल इसकी जितनी भी मतलब कंसोलिडेशन जब पूरी हो गई, उसकी वजह से वॉइड रेशो कितनी कम हुई, ई नॉट माइनस ई 100, ई नॉट माइनस ई 100 ऑफ कोर्स इनटू 100 परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आएगा। अगर मैंने पिछले फॉर्मूले में नहीं लिखा तो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो इनटू 100%। ये तो ऑफ कोर्स मतलब बाय अंडरस्टूड है ये, ठीक है ना, छोटी छोटी बातें। तो ई नॉट माइनस ई 100
नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हमने दबाना शुरू किया सॉइल को तब E0 था, जब पूरी तरह दब गया तब E100 हुई। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया? जब हमने दबाना शुरू किया तब वॉइड रेशियो E0 थी, जब पूरी तरह दब गया तब वॉइड रेशियो E100 हुई। तो ये डिफरेंस जिसमें दबा डेल्टा H जिसमें हुआ, दैट इज E0 माइनस E100। ठीक है, एट टाइम टी अगर मैं बात करूं, एट एनी टाइम टी, एट टाइम टी, ठीक है ना, दिस इज फॉर एट टाइम टी, जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं अपनी दिस परसेंटेज यू कंसोलिडेशन रेशियो, दिस इज एट टाइम टी। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बात की जाएगी परसेंटेज यू की, हवा में नहीं आप बात कर सकते परसेंटेज यू इक्वल टू ना 50%, 75%, ना एट टाइम टी। किसी भी एक कॉरस्पॉन्डिंग टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग आप बात करोगे कि इतनी है मेरी परसेंटेज यू, दिस इज माई कंसोलिडेशन रेशियो, ठीक है ना, एट टाइम टी। तो E0 माइनस E100, E0 माइनस E100 तो टोटल जितनी वॉइड रेशियो कम होनी है उतनी है। अब कितनी कम हुई है एट टाइम टी? E0 माइनस E, E0 माइनस E अब कम हुई है। E0 माइनस E100 टोटल कम हो सकती है, E0 माइनस E अब कम हुई है। E0 माइनस E, E इज व्हाट? वॉइड रेशियो एट एनी टाइम टी, ठीक है ना। दिस वाज ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, नो दिस विल बी वॉइड रेशियो एट, ऑफ कोर्स वॉइड रेशियो एट, क्योंकि जो पुरानी कंटिन्यूटी बनी हुई थी उस हिसाब से लिखा गया, बट दिस विल बी ऑफ कोर्स, आपको पता है वॉइड रेशियो जब हमारी प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गई, देन इट इज वॉइड रेशियो व्हेन प्राइमरी कंसोलिडेशन हैज कंप्लीटेड, तब है ये। ठीक है, ऐसे रट के तो पढ़ाता नहीं हूं मैं, आपको पता है। तो ऑफ कोर्स ओके, दिस इज फाइन। तो E क्या है? वॉइड रेशियो एट टाइम टी, दिस इज वॉइड रेशियो एट टाइम टी, एट टाइम टी, यहाँ पे दिस इज माई मार्कर, यस, वॉइड रेशियो एट टाइम टी, ठीक है ना। कितना दब गया ये? E0 माइनस E। कितना दब सकता था? E0 माइनस E100। वॉइड रेशियो अब कितनी है? E, E0 पहले थी, तो कितना दब गया? E0 माइनस E। देखिए हमने जो भी तीनों फॉर्मूलाज करे हैं ना, उसमें डिफरेंस की बात हो रही है। डेल्टा H भी हमने, डेल्टा किस चीज़ के, वहाँ पे हमने डेल्टा के इस्तेमाल किया है, इस बात का आप ध्यान दीजिए। डेल्टा आपको ध्यान हो, मैथमेटिक्स में हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम डिफरेंस को डिनोट कर रहे हो। सेटलमेंट भी जब हम बात कर रहे हैं ना, तब हम ये बात कर रहे हैं, उसको भी हम डेल्टा से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि पहले इतनी थिकनेस थी, बाद में इतनी हो गई, तो जो डिफरेंस है वो सेटलमेंट हुई है, डेल्टा H, ठीक है। ऊपर ऑफ कोर्स डेल्टा H लिखा गया। तो कहने का ये मतलब है कि जो भी हमने ये तीनों फॉर्मूलाज करे ना, वहां पे डिफरेंस का मतलब हुआ है डेल्टा H बाय डेल्टा H। डेल्टा स्टैंड्स फॉर डिफरेंस, डिफरेंस इन हाइट ऑफ द सॉइल या ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर, जिसकी भी अल्टीमेट कंसोलिडेशन हो रही है, ठीक है। तो डेल्टा H में दूसरा फॉर्मूला हमने जो किया, UI माइनस U बाय UI इंटू 100% ऑफ कोर्स, तो उसमें भी डिफरेंस का रोल आया, ठीक है। तीसरे फॉर्मूले में E0 माइनस E बाई E0 माइनस E100, इसमें भी डिफरेंस का रोल आया। जब भी हम कंसोलिडेशन रेशियो, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं, तब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये चीज़ जो ये वाला कंसेप्ट है, जो जिस हिसाब से मैंने आपको ये अब चीज़ समझाई है ना, ये आपको फॉर्मूलाज याद रखने में बड़ी मदद करेगा। मुझसे कई स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर फॉर्मूलाज याद रखने का कोई तरीका बताओ। मैंने वैसे तो 1 घंटे की इस पर वीडियो बनाई हुई है, मैंने बहुत तरीके बताए हैं जिस हिसाब से आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, पर जो पर्सनली मैं मेथड अडॉप्ट करता हूँ वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, रिवीजन एंड रिवीजन एंड रिवीजन। और दूसरे कोई ना कोई कंसेप्ट बना लो, कोई ना कंसेप्ट में इतनी क्लैरिटी ले आओ कि फॉर्मूलाज अपने आप याद होने लग जाए। कोई लॉजिकल रिलेशन बना लो फॉर्मूलाज में, जैसे ये मैंने आपको लॉजिकल चीज़ बताई है, इसके बाद कोई गुंजाइश थोड़ा ना रहती है। जैसे मैंने बता दिया, डिफरेंस की बात हो रही है जब भी हम परसेंटेज यू की बात करेंगे। अब जब मैंने आपके दिमाग में ये चीज़ डाल दी, तो डेफिनेटली आपको ये फॉर्मूलाज बड़ी ही आसानी से याद हो जाएंगे, जिस हिसाब से मैंने समझाया है।
आपको कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी इनको याद करने में। मैंने क्लैरिटी इतनी डाल दी है कंसेप्ट में, ठीक है ना। तो ये तो ऐसे आप परसेंटेज यू के फॉर्मूला याद कर सकते हो। पर ना यार इसमें एक, वैसे ज़्यादातर ये 3 फॉर्मूला डिस्कस किए जाते हैं, पर मैं इसमें एक और फॉर्मूला ऐड करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ऐड वन मोर फॉर्मूला। अगर मान लीजिए आने वाले पेपर में उसके बेसिस पे फॉर्मूला आ गया, देन इट इज़ वेरी वेरी गुड, ठीक है, देन इट इज़ वेरी वेरी गुड। अगर उसके बेसिस पे क्वेश्चन आ गया तो, क्योंकि वो हमने पहले ही पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें मैं एक और फॉर्मूला, ये 3 तो फॉर्मूला तो जनरली कराए ही जाते हैं, पर मैं इसमें एक और फॉर्मूला ऐड करना चाहता हूँ। कौन सा? बेस्ड ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है ना, बेस्ड ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस। ये एक ही चीज़ को लिखने के, जो हमने पोर वाटर प्रेशर वाला फॉर्मूला लिखा ना, उसको लिखने का ये दूसरा तरीका है। मैं अपनी तरफ से एक और फॉर्मूला ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि अगर मान लीजिए आने वाले पेपर में इससे कोई क्वेश्चन आ गया तो आपने पहले ही पढ़ा होगा, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ये मान लीजिए बेस्ड ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस लिखा रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूला आपको, बेस्ड ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस। कि जो, इसको मैं पहले रब कर देता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ सके, कंफ्यूजन ना हो जाए दो ओवरलैपिंग कंसेप्ट्स के बीच में। सो लेट्स फर्स्ट रब दिस बोर्ड एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन डिटेल। तो दिस इज परसेंटेज यू। परसेंटेज यू का मान लीजिए इफेक्टिव स्ट्रेस, जो हमने पोर वाटर प्रेशर वाला फॉर्मूला लिखा है, उसी को मैं दूसरी तरीके से लिख रहा हूँ यहाँ पे। परसेंटेज, लेट्स राइट विद दिस, डेल्टा सिग्मा बार, दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस दैट विल बी अल्टीमेटली ट्रांसफर्ड, या इसको दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू डेल्टा सिग्मा, ठीक है। कि डेल्टा सिग्मा ये तो होगी, मान लीजिए डेल्टा सिग्मा बार की फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, तो डेल्टा सिग्मा बार, दिस विल बी द इफेक्टिव स्ट्रेस दैट विल अल्टीमेटली गेट ट्रांसफर्ड टू आवर सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। डेल्टा सिग्मा बार, ये मेरे दिमाग में था फॉर्मूला, फिर मैं सोच रहा था कि लिखवाऊँ ना लिखवाऊँ, क्योंकि क्वेश्चन इसके बेसिस पे आया नहीं, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि लिखवा ही देता हूँ, कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और अगर आने वाले पेपर में क्वेश्चन आ गया देन आपने पहले ही पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। तो डेल्टा सिग्मा बार, ठीक है, दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस दैट विल अल्टीमेटली गेट ट्रांसफर्ड टू आवर सॉइल, ठीक है। दिस इज डेल्टा सिग्मा बार अल्टीमेट दैट विल अल्टीमेटली गेट ट्रांसफर्ड। अब जो ट्रांसफर हो गया दैट इज डेल्टा सिग्मा, डेल्टा सिग्मा बार, दिस इज लेट्स से एट टाइम टी, ठीक है। ये अपनी तरह से फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं अब, ये भी तो डेल्टा दिमाग में मेरे में था पहले, डेल्टा सिग्मा बार एट टाइम टी। अब ये इसको आप 100 लिख लीजिए, आप चाहे तो कुछ और इसको नाम दे दीजिए, ठीक है, और नोटेशंस यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी सहूलियत पे है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बेसिक टर्मोलॉजीज, यू आपको पता है पोर वाटर प्रेशर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डेल्टा सिग्मा या डेल्टा सिग्मा बार आपको पता है टोटल या इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ कोर्स डेल्टा सिग्मा टोटल एंड डेल्टा सिग्मा बार फॉर इफेक्टिव, तो उसके लिए इस्तेमाल किया। बेसिक टर्म्स आपको पता है, बेसिक टर्मोलॉजीज आपको पता है, तो आपका काम चल जाएगा। आपको बिल्कुल बारीकी में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से भी फॉर्मूलाज को मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ना इस काम में गेट वाले बहुत अच्छे हैं कि वो बच्चे की इस ये छोटी छोटी चिंदी बातों पर वो नहीं दिमाग ख़राब करवाते। वो उनको होता है कि बच्चे को कंसेप्ट आता है, फॉर्मूलाज आते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता है, बस ठीक है, ये बात हमने टेस्ट करनी है, उनको यही होता है। बड़े अच्छे हैं इस बात में प्रोफेसर्स आईआईटी के। तो ये देखिए, ये डेल्टा सिग्मा बार, ठीक है, जो अल्टीमेटली ट्रांसफर होगा उसको मैं डेल्टा सिग्मा बार 100 बोल रहा हूँ, ठीक है, जो 100% कंसोलिडेशन पे होगा। जो हो गया ट्रांसफर डेल्टा सिग्मा बार को, उसको मैं डेल्टा सिग्मा बार टी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसके फॉर्म में भी होगा डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा सिग्मा टी बाय डेल्टा सिग्मा बार इंटू 100 अल्टीमेट इंटू 100%, ठीक है। तो इसको भी मैं शॉर्ट में लिख के बार लिख देता हूँ। ये
डेल्टा सिग्मा बार जो 100 है, डेल्टा सिग्मा बार 100, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा सिग्मा, ठीक है, जो हमने लोड लगाया है, एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू यू आई, जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो रहा है एट टी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये होना है उस, और डेल्टा सिग्मा बार टी है, दिस इज इफेक्टिव स्ट्रेस या पोर वाटर टोटल स्ट्रेस ट्रांसफर्ड टू, दिस इज टोटल स्ट्रेस ट्रांसफर्ड टू सॉलिड्स, ट्रांसफर टू सॉलिड्स। ट्रजागी के केस में स्प्रिंग पे ट्रांसफर हो गई वो, ठीक है ना। साइड बाय साइड ट्रजागी का डिमॉन्स्ट्रेशन भी मैं आपके सामने पैरेलल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ट्रजागी के केस में ये हो गई ट्रांसफर स्प्रिंग को, हमारे सॉइल के केस में ये ट्रांसफर हो गई टू सॉइल सॉलिड्स। हर एक चीज़ दूसरे से मैं जोड़ूंगा, एक दूसरे से ना लिंक बड़े तगड़े बन जाएंगे, ठीक है। जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ, सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही एक दूसरे से लिंक नहीं मैं जोड़ता, आपको पता है, एक सब्जेक्ट के भी दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक जोड़ देता हूँ, ठीक है। ऐसे लिंक बनते रहें तो चीज़ें बहुत ही आसानी से हमको याद हो जाती हैं। तो टोटल स्ट्रेस ट्रांसफर्ड टू सॉइल सॉलिड्स, ठीक है। ये टोटल स्ट्रेस जो लगी थी जब कंसोलिडेशन स्टार्ट होने लगी, तो डेल्टा सिग्मा जो भी लगा था उसका कितना मतलब पार्ट ट्रांसफर हो गया सॉइल सॉलिड्स को, ठीक है, एट टाइम टी। ऑफ कोर्स जब भी हम कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं तो हमेशा एट टाइम टी, एक पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहे हो, बिना टाइम दिया है कंसोलिडेशन रेशियो या डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का कुछ मतलब ही नहीं बनता। हाँ, अल्टीमेट कंसोलिडेशन का मतलब बनता है डेफिनेटली, क्योंकि वो है कि जब पूरी की पूरी कंसोलिडेशन हो गई, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं अल्टीमेट कंसोलिडेशन। उसमें मतलब नहीं है कितना टाइम, वो तो ऑफ कोर्स जब हो गई दैट इज टाइम, तो उसमें मतलब नहीं है अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट में ना। हाँ, जब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन बात कर रहे हो तब अगर टाइम आपको नहीं पता तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो ये ज़रूर है एट टाइम टी। अल्टीमेट कंसोलिडेशन उसमें नहीं बताने की जरूरत कितना टाइम, ऑफ कोर्स जब प्राइमरी कंसोलिडेशन हो गई उस टाइम पे बात की जा रही है, अंडरस्टूड है वो तो परसेंटेज वैसे आ गया, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस। अब मैं थोड़ा टाइम नोट कर लेता हूँ क्योंकि नाउ आई एम करंटली इन द रिकवरी फेज, सो हाफ एन आवर की हमारी हो गई है वीडियो, तो यहाँ पे हम अपना स्टॉप करते हैं। परसेंटेज यूट है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के फॉर्मूलाज हमने देख लिए हैं। अब आगे अगले लेक्चर में इसको और थोड़ा बिल्डअप करेंगे, राइट। तो विद दिस वी वाइंड अप आवर टुडेज लेक्चर ऑफ कंसोलिडेशन रेशियो, या जिसको हम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन भी बोल रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में हम कंसोलिडेशन के चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करेंगे।